तो स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पे। आपको मैंने वीडियो दिया था इस बार मैथ का पिछला वीडियो में, उसमें जिसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हमने प्रयोग किया था। मैं सोचता हूँ कि साइंस आपको अभी तक पढ़ाया नहीं हो, कभी अपने से मैथ स्वयं से पढ़ के देखा होगा। आपको उम्मीद करता हूँ पसंद भी आया होगा मैथ का लेक्चर। हाँ, थोड़ा देखिए प्रॉब्लम होता है मैथ में। आप सोचते हो कि ऑफलाइन वाला फीलिंग क्यों नहीं आता है, तो मैं वीडियो छोटा बनाता हूँ और उतना मैं आपको प्रॉपर नोट्स पहले बनाता हूँ, फिर आपको सिर्फ समझा देता हूँ वहाँ पे। क्योंकि वीडियो और एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा समय ले लेंगे तो फिर बाकी आपको क्वेश्चन करने में बहुत सारा समय लग जाएगा और मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। मैं ज़्यादा डाटा हम लोग के पास होता नहीं है, एक वीडियो डालने में लिए अपलोड करने में कम से कम 2 GB 3 GB डाटा हो जाता है। तो मैं उम्मीद खाली कोशिश ये करता हूँ कि आपका समय कम लॉस हो और मेरा भी जो बजट है उसके अनुसार आपको वीडियो मिल जाए। अब अगर आसपास के छात्र हैं, अगर अपना आना चाहते हैं तो ज़रूर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिएगा और ऑनलाइन भी क्लास आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें मैं आपका बहुत समय का ध्यान रखता हूँ, उसके हिसाब से ये नोट्स प्रिपेयर करता हूँ और सिर्फ आपको मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आज हम लोग मैं आपका साइंस का ये मेरा पहला लेक्चर होगा यूट्यूब पे, जो मैं केमिस्ट्री से कर रहा हूँ और मैं इसमें NCERT फॉलो किया हूँ, जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट बुक है। NCERT पैटर्न पे है और फुल NCERT है और इसमें कुछ अगर कहीं आपको ज़रूरत है कुछ एक्स्ट्रा, वो भी आप कंटेंट इसमें मैं इंक्लूड किया हूँ। तो फिर आज पहला लेक्चर है, तो चलिए इसको आप एंजॉय कीजिए और बहुत मज़ा आपको साइंस में आएगा। आप मेरे 2-3 बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप साइंस आपको कुछ नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा सा सिंबल याद कर लीजिएगा एलिमेंट्स का। जैसे एलिमेंट्स का सिंबल क्या होता है, इधर आपको दिख रहा होगा प्रेडिक्टेबल, आपके पास भी होगा या आपके बुक में दिया होगा। आप कोशिश कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा जूम करना चाहूँगा, आप जूम के माध्यम से थोड़ा देखिए इसको। देखिए ये आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें जो तत्व होते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनको आप क्रम बाई क्रम याद कर लेंगे, ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं पहले हम लोग साइंस में। तो साइंस में हमारा 3 बुक पढ़ना है, एक हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और एक बायोलॉजी है। तो हम आज केमिस्ट्री चालू करेंगे इसमें, जिसको हम रसायन शास्त्र हिंदी बोलते हैं। तो पहले जानेंगे हम लोग कि साइंस है क्या। साइंस का हम लोग डिफिनीसन में आपको बताऊंगा पहले साइंस क्या है। तो चलिए पहले जानते हैं हम लोग अपने साइंस के डिफिनीसन। आखिर हम साइंस पर देखिए, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, जब भी कुछ मैथ पढ़ाता हूँ तो पहले जो उसके फार्मूले मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको प्रूफ दैट साबित भी हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद से मैं क्वेश्चन बनाना शुरू करता हूँ कि बच्चे को आसानी समझ में आए। तो आज आप साइंस पढ़ रहे हैं तो पहले साइंस अब जानिए साइंस है क्या। थोड़ा इसके जानना बेसिक ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए ऐसा सिर्फ नहीं है कि आप सिर्फ बुक का आंसर क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़िए, मेरा जो भी नोट्स है ज़बरदस्त मिलेगा आपको। आपका एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं भागेगा यहाँ से, ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव। लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ फाउंडेशन में आपको दूंगा, मतलब आपका बेस मजबूत करूँगा और पूरा कोशिश करूँगा कि आपको बेसिक बातें भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। साइंस का डिफिनीसन देखिए आप, साइंस है क्या पहले देखिए। ये साइंस वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और ये लैटिन भाषा का जो साइंस जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द, विज्ञान जो है अंग्रेजी भाषा का रूपांतरण है। और जो ये लैटिन शब्द भाषा की ये सिंटिया नाम से है। ये साइंस का मतलब लैटिन भाषा में हम लोग सिंटिया के नाम से बना है। जो सिंटिया वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है? जानना। क्या होता है? जानना। अर्थात साइंस का मतलब क्या होता है? जानना, किसी चीज़ की जानकारी याद करना, यही साइंस है। इसको हम लोग इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। अतः हम विज्ञान को, साइंस को इस प्रकार चाहे इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। आवाज़ थोड़ा आपको क्लियर नहीं जा रहा होगा तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, लेकिन थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है, दिन भर जो बोलना पड़ता है ना ऑफलाइन क्लास में, इसके लिए। फिर भी आपको नोट्स लिख दिया हूँ कि जो आपको, और हैंड राइटिंग भी देखिए पहले से मेरा बेहतर हुआ है। मैं थोड़ा पेंसिल यूज कर रहा हूँ, हैंड राइटिंग ख़राब है मेरा, मतलब उतना बेहतर नहीं था शुरू से ही। जो आप ऐसा गलती मत कीजिएगा। अगर आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं, आप पहले, आपके पास बहुत समय है, आप 2-2 पेज 4-4 पेज डेली राइटिंग लिखा कीजिए। राइटिंग आपका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट डालेगा आपके एग्जाम में, आपके नंबर स्कोर करने के लिए। तो आप विज्ञान का परिभाषा इस तरह दे सकते हैं। ओके, तो देखिए अध्ययन के लिए सुविधा के आधार पर हमने साइंस को 2 ब्रांचेस में बांट दिया है। एक हमारा फिजिकल केमिस्ट्री साइंस है और एक हमारा बायोलॉजिकल साइंस है। अब फिजिकल साइंस के अंतर्गत ही हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री आता है।
निर्जीव, जितनी निर्जीव चीज़ें हैं। और बायोलॉजिकल में क्या है, जो वनस्पति जीव जंतु हैं उनके बारे में हम लोग इस साइंस के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। तो ये हमारी जानकारी था। लेकिन अब आपने पढ़ा केमिस्ट्री, क्या पढ़ा आपने? केमिस्ट्री। तो पहले आप थोड़ा केमिस्ट्री भी जान लीजिए, उसके बाद से हम लोग आपको मेरे ले चलूँगा आपके इस टॉपिक पे। आपका चैप्टर का नाम है 10वीं कक्षा का, और ये CBSE बोर्ड के लिए भी यही पहला चैप्टर होगा, लेकिन वहाँ थोड़ा इंग्लिश मीडियम होगा, तो मैं थोड़ा इंग्लिश पर भी थोड़ा ध्यान दिया हूँ यहाँ पे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका हिंदी होगा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक चैप्टर 2 ही चीज़ पे है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इन दोनों को हम लोग डिफाइन करेंगे, पूरा डेफिनेशन इसका जानेंगे क्या है, इसके पूरा हम लोग प्रोसेस को जानेंगे, पूरे इसको डीपली पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान मेरा क्या है। तो जो मेरा रसायन विज्ञान है, इसको आप यहाँ से थोड़ा वीडियो रुक लिख भी सकते हैं। पहले डिफिनेशन में यहाँ से पढ़ रहा हूँ, सुनिए। विज्ञान की वह शाखा यानी विज्ञान की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना यानी स्ट्रक्चर, संगठन यानी कंपोजिशन, गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं का और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन करने की प्रक्रिया जो है वो रसायन विज्ञान कहलाती है, रसायन शास्त्र कहलाती है। इंग्लिश में डिफिनेशन लिख दिया गया है। और आप एक पॉइंट याद रखिएगा, जो आधुनिक रसायन हमारा पढ़ते हैं, जो मॉडर्न फिजिक्स हमारा, मॉडर्न फिजिक्स नहीं, मॉडर्न केमिस्ट्री जो है, उसके फादर कौन है, उसके जनक कौन है? तो याद रखिएगा एंटोनी लेवोजियर है। कौन है? एंटोनी लेवोजियर। अभी रसायन शास्त्र जो शब्द है ये कहाँ से आया है? तो एक देश है मिस्र, वहाँ से शब्द बना ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है चेमी। आप देखिए केमिस्ट्री के स्पेलिंग में चेमी लिखा होता है, चेमिस्ट्री, लेकिन इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन में केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो वही जो शब्द वहाँ की है चेमी, उसी शब्द से बनाई है, जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी, जिसका अर्थ होता है काला। और यहाँ की मिट्टी थी वो, अर्थात काली मिट्टी से तात्पर्य है। देश कौन सा? मिस्र। ये थोड़ा रात का समय है, उतना शायद आपको डीपली नहीं दिख रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा आपको क्लीन दिख जाए। चलिए, सब दिख रहा होगा आपको। अब देखिए, अध्ययन की सुविधा के आधार पर भी रसायन शास्त्र को हमने 3 ब्रांचेस में बांटा है। पहला मेरा है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको फिजिक्स में 12th में ज़बरदस्त काम करेंगे ये लोग। अभी थोड़ा सा इसका हम लोग बेसिक कुछ बातें 10th क्लास में पढ़ेंगे। मैक्सिमम हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ेंगे यहाँ पे। लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये ज़बरदस्त 2 चैप्टर होते हैं, जो लेक्चर होते हैं, ये आपको जो 12th में बहुत काम आते हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका ये फाउंडेशन तैयार होगा, और यही आपके फ्यूचर में तो अगली क्लासेस में काम आएगा। और याद रखिएगा, अगर कोई सपना देखे होंगे नौकरी वोकरी का, तो आप याद रखिएगा आपका बेस मजबूत होना चाहिए। अर्थात 7वीं 8वीं से लेकर 10वीं तक आप ठीक ठाक पढ़ लिए हैं, आपका काम बन जाना है। अगर आपको कोई टीचर यहाँ पर आपको बोल रहा है कि मैं चीट कराऊँगा, आपको नकल दूंगा, ये ऐसा वैसा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे आपके फ्यूचर से वो खेल रहा है। आप कभी चीट की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप पढ़ के देखिए ईमानदारी से, आइए हमारे पास, आपका सिंगल मतलब कुछ ऐसे ही आप एग्जाम में अच्छा से क्लियर नंबर लाएंगे। तो चलिए वीडियो लंबा ना करके अब मैं आता हूँ अपने मुद्दे पे, जो हमारा चैप्टर है आज, जो हमारा लेसन है, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। मैं आपको कुछ भी नोट्स दे दूँ, लेकिन ये आपके लिए पूरा पूर्ण है। लेकिन इसके बाद भी आपका बुक जो है NCERT, उसको आपको फॉलो करना है। आप पहले NCERT पढ़िएगा, दुनिया में जितने बुक हैं उसको बाद में पढ़िएगा। बहुत सारे टीचर लोग हैं, आप चाहे आप बहुत सारे कोचिंगें जो चल रही हैं, पर तो शुरू से आपको भारतीय भवन पढ़ाया जा रहा है, भारतीय भवन आपको रटाया जा रहा है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उतना बेहतर नहीं बन पाएंगे, आपका बेस उतना बेहतर नहीं हो पाएगा जो आपको बनना चाहिए था। आप पहले NCERT पढ़िएगा। NCERT का बुक आपका क्लियर हो गया, उसके बाद ही आप प्राइवेट बुकों को पढ़ेंगे। मेरा सलाह मानेंगे आप, ये आपके फ्यूचर का सवाल है, आपको बहुत बेनिफिट साबित होगा। एक तो NCERT की कॉस्ट जो होती है, कीमत, बहुत सस्ती किताब होती है। इसके लिए आप उसको आप लोग इग्नोर करते हैं कि चलो सस्ता बुक है, कुछ नहीं है इसमें भाई मेरे। लेकिन जो NCERT में कॉन्सेप्ट है, वो उतना बेहतर कॉन्सेप्ट किसी का नहीं है। अगर आपने NCERT को ज़बरदस्त पढ़ लिया, उसका पॉइंट का आपने अर्थ समझ लिया, आपका दुनिया में कोई माई कल्ला नहीं है जो आपको पीछा कर पाए। पढ़ने दीजिए बाकी लोग क्या पढ़ते हैं, आप भी पढ़ना होगा तो पढ़िएगा। लेकिन पहले आप NCERT को क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी दीजिएगा। उसका मतलब प्राथमिकता पहले उसको दीजिएगा, बाद में अन्य बुक को। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है?
यानी केमिकल रिएक्शन क्या है। अभिक्रिया को हम लोग रिएक्शन बोलते हैं, रासायनिक को केमिकल। केमिकल रिएक्शन क्या है तो देखिएगा, आप थोड़ा देखिए बुक में पहले ही लिखा है कि क्या होता है जब हम गर्मियों के दिन में दूध को खुले छोड़ देते हैं, क्या होता है, दूध फट जाती है। कभी कभी हम लोग भोजन में क्या क्या मतलब मेरा आटा है उसमें हमने पानी मिलाया, रोटी बन गया, तो क्या मेरा फिर से रोटी ऐसा दिखता है, नहीं। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, नए पदार्थ जो बनते हैं, नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास चावल है, हमने पका दिया तो मेरा चावल क्या फूल के बटा बड़ा हो गया, पहले कैसा था अब क्या हो गया। तो नया सामान बनता है नए गुण धर्म के साथ, उसका मतलब उसका थोड़ा गुण भी बदल जाता है। मान लीजिए दूध से दही बन गया, तो क्या दूध और दही के स्वाद जो सेम होता है, नहीं होता है ना। यही रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग का लग जाना, आप लोहे को छोड़ दीजिए खुले में, देखिए उसमें जंग लग जाता है नमी की मात्रा से। तो जो एक्स्ट्रा कुछ बनता है नए, तो उसको आप लोग इस प्रकार अपने नोट्स में लिखेंगे। समझने के लिए मैंने बता दिया आपको, रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रिया हैं, वे प्रोसेस हैं जिनमें नए गुण धर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मुझे थोड़ा दुख होता है कि कोई है मेरे जो पीछे बहुत पढ़ा है, लेकिन देखिए पढ़ाना अलग बात है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे गरीब हैं, पढ़ते हैं, पैसा क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं उतना मैं रखता हूँ। लेकिन अगर कल के कुछ बन जाएँ, कुछ कल टीचर बन जाएँ, पढ़ाएँ, मुझे खुशी होगी। लेकिन कोई है, मैंने उसके पास थोड़ा बहुत 8-10 दिन क्लासेस किया था, लेकिन वो इंसान हर बार पीछे पड़ के मुझे बोलता है कि मैंने उसको पढ़ाया है, वो उससे कुछ आता नहीं था, मैंने सिखाया है। अच्छी बात है तुमने सिखाया है, लेकिन तुम क्या किए, बहुत सारे बच्चों का तुम फ्यूचर ख़राब कर रहे हो, उसको तुम चीट दे रहे हो। अच्छा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं पढ़ा देते हो कि बच्चे को ज़रूरत ना पड़े। तो ये ऑनलाइन बातें बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सोचिएगा मत, ये मेरे आसपास की बातें हैं, पर्सनल बात है। इस पर थोड़ा दुख होता है कि कोई मेरे चरित्र पे सवाल उठाता है। मैंने ईमानदारी से पढ़ाई किया था बचपन में, जब पढ़ा था। आज भी बच्चे को वही मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं था, मैं अपने से बेहतर किसी को बनाऊँ, क्योंकि गुरु का फर्ज बनता है कि बच्चे जो होते हैं सादा पेपर होते हैं। और एक बात मैं ऑनलाइन बता देता हूँ कि अगर कोई बच्चा फेल होता है ना एग्जाम में, तो बच्चा रियल में फेल नहीं होता है, फेल हो जाता है वो टीचर जिसने उसे पढ़ाया है। मैं चाहे मेरे पास से बच्चे क्यों ना पढ़ें, अगर मैं कोई बच्चा गलत है उसका मैं उसको सुधार नहीं पाता हूँ, उसको मैं सही रास्ते पर नहीं ला पाता हूँ, तो ये मेरी नाकामयाबी है, उस बच्चे की नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात पे आते हैं। आपने क्या समझा, रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ नए गुणधर्म के साथ बन जाते हैं, ये क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, अर्थात केमिकल रिएक्शन कहलाती है। थोड़ा आप इंग्लिश मीनिंग भी अच्छे से याद रखेंगे। उदाहरण के लिए दूध से दही का जमना, भोजन का पक जाना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमारे द्वारा सांस लेना, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना, ये सारे क्या हैं, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। बहुत सारे उदाहरण दुनिया में जो भी घटना घटती है जिसमें नए पदार्थ नए गुणधर्म के साथ बन जाते हैं, सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए इसके अभिलक्षण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण जो हैं निम्न प्रकार के हैं, या मुख्य प्रकार इस प्रकार से हैं। पहले आप बताइएगा गैस का उत्सर्जन, दूसरा होगा आपका ताप में परिवर्तन, तीसरा अभिलक्षण क्या होगा, अवक्षेप का बनना, चौथा क्या हो जाएगा आपका अवस्था में परिवर्तन, और पांचवा इसका होगा रंग में परिवर्तन। ठीक है, पांचों को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। गैस का उत्सर्जन क्या है, गैस एमिशन, जैसे जिंक तथा जिंक को क्या बोलते हैं आप, जेडन बोलते हो ना। आप प्रतीक जरूर याद कीजिए, सारे एलिमेंट्स जो आपके हैं, जो जितने आपके तत्व दिए गए हैं, आप कम से कम 50-60 तत्वों का याद कीजिएगा। मैंने एक वीडियो डाला था कि उसमें 2 मार्क्स आपका फिक्स है। इस बार तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए तत्वों के मतलब परमाणु संख्या से, लेकिन हर बार पूछे जाते थे। इस बार थोड़ा पैटर्न अजीब था, नहीं पूछा गया, कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं पूछा गया इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसका संबंध नहीं था। अगर आपने तत्वों का परमाणु संख्या याद किया है तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। जैसे पूछा था सल्फर के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कैसे, जब तक आपको उसकी परमाणु संख्या पता नहीं होगा। तो आप परमाणु संख्या जरूर याद कीजिएगा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कहाँ से याद कीजिएगा। चलिए देखिए, आप ऐसे याद कीजिएगा, थोड़ा जितने आपके बुक में दिए हैं थोड़ा कम है, लेकिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा याद कीजिएगा। जैसे आपका क्योंकि आपको 118 तत्वों को जो पढ़ना है,
आपको 9 से ही पढ़ने के लिए मिला होगा। चलिए कुछ आपको याद भी होगा, कुछ थोड़ा सब कुछ भूल गए हो, आपको टेंशन नहीं लेना, मस्त आपके पास समय है। अभी से आप पढ़ने के भिड़ जाइए। मैं आपको एक सिलेबस बताऊँगा, वैसे पढ़ना है आपको। आप पढ़िएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे। जो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, जो आपको मैं गुण दूंगा, उस माध्यम पर चलेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए कुछ आप परमाणु संख्या याद कर लीजिए। जैसे हाइड्रोजन 1 पे होता है, हीलियम का परमाणु संख्या 2, ये संकेत है उसके। लिथियम 3 पे है, बेरिलियम 4 पे है, बोरान 5 पे है, कार्बन 6 पे, नाइट्रोजन 7 पे, और इनका प्रतीक इधर लिखा गया है। ऑक्सीजन का प्रतीक वो होता है 8 पे। परमाणु संख्या भी थोड़ा याद, परमाणु भार भी आप उसका एटॉमिक वेट, जो वेट होता है, वजन जो होता है, उसका वेट भी याद कर सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए अच्छे हैं। मतलब अभी नहीं तो थोड़ा 9th में तो जरूरत पड़ता ही है, और आपको 11th में ज़रूरत पड़ेगा। तत्वों का भार निकालने के लिए दे दिया जाए, जिससे ग्लूकोज का भार निकालना हो, जल का भार निकालना हो, भार का अनुपात निकालना हो, तो इसको भी आप याद करेंगे तो बेहतर है। अगर आप साइंस से हैं तो आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। फ्लोरीन जो होता है हमारा, फ्लोरीन, उसका जो परमाणु संख्या 9 है। नियोन 10 पे, 11 पर सोडियम, 12 पर मैग्नीशियम, 13 पर एल्युमिनियम, प्रतीक इधर लिखा गया MgAl। सिलिकॉन 14 पर, फर्स्ट सिलिकॉन तो पूछा भी गया था, इसके बाह्यतम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। सल्फर के भी पूछ लिया गया था पिछली बार, इस बार नहीं पूछा गया, कोई बात नहीं। सल्फर को गंधक बोलते हैं। 16 पर परमाणु संख्या। क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, और स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23। 24 पे आपका क्रोमियम हो जाएगा, 25 पे मैग्नीज, 26 पे आयरन, आयरन को लोहा बोलते हैं, संकेत Fe होता है। कोबाल्ट 27, और निकल जो होता है आपका, निकल वो 28, कॉपर जो होता है जिसको तांबा बोलते हैं हम, Cu उसका प्रतीक है, और 29 जिंक जस्ता इतना, गैलियम 31, जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33, सेलेनियम आपका 34 हो गया। ब्रोमीन याद रखिएगा, अच्छा एलिमेंट है ये। क्रिप्टन 36, रुबिडियम 37, स्कैंडियम ये आपका चांदी जो है 47, टिन जो आपका है 50, आयोडीन जो है आपका 53 आयोडीन, और जेनॉन जो होता है X, इसका प्रतीक होता है टंगस्टन, W लिखा है, ध्यान दिए, इसका संकेत अलग है, टंगस्टन। 74 गोल्ड यानी सोना इतना, और मरकरी जो होता है पारा, जिसको हम लोग बोलते हैं Hg, उसका Sc, यूरेनियम 92। इतना पे याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और आपको साइंस बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आप ये वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैं इसको फिर से एक बार करता हूँ, आप इसको ज़रूर याद करेंगे। मैं आपको ऐसा इस साइंस का फीलिंग कराऊंगा कि आप बोलेंगे कि हाँ वाकई में साइंस बहुत मज़ेदार चीज़ है। देखिए रटने वाला चीज़ तो नहीं है, और आप कुछ याद, इसको मैं रटना नहीं बोलता हूँ, इसको थोड़ा आपको याद रखना है, रटना तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क में रहेगा। और आज हमने थोड़ा सा बेसिक बातें जाना, और मैं वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूँ। और जो आपके लक्षण हमने क्या जाना था आज, रासायनिक अभिक्रिया क्या है और इसके लक्षण क्या है, यानी अभिलक्षण जो होते हैं ये क्या है। आप ऐसे ही नोट्स बनाते चलेंगे, और इसके अलावा आपको बुक पढ़ना नहीं भूलना है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रासायनिक समीकरण जो कहता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में, ठीक है। तब तक मैं जा रहा हूँ वीडियो अपलोड कर देने आपके लिए, और रात भी हो चुका है, देखिए रात के 10:30 हो गया, ठीक है ना। तो सोना भी ज़रूरी है, और आप भी ज़्यादा मत जगिएगा। आपको 6 घंटा का नींद बराबर लेना है, 5, साढ़े 5, 6 तो आपको सोना है हर में। फिर आपको कैसे एग्जाम की तैयारी करना है, मैं कल से मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे आप हर मिल के। और आपके लिए मैं काम जारी किया हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। और आपको थोड़ा बेहतरीन पढ़ना है, ऑफलाइन आइए, पैसा की बात कोई नहीं है। आप जितना भी है, जैसे भी हैं, आइए हमारे पास, बहुत कम फीस में। गरीब छात्र हैं तो अब तो बिल्कुल आपका वेलकम है, आप आइए और फ्री शिक्षा में कीजिए, क्योंकि हमारा जो संस्था है ये गुरुकुल आश्रम है। तो गुरुकुल का तात्पर्य होता है कि कोई गरीब हमारा मतलब अशिक्षित न रहे गाँव समाज में। ये हमारा दायित्व बनता है कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिलना चाहिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। और आपका दिन आपका रात जो है मंगलमय हो। आप उम्मीद करता हूँ कि अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, और आप दिल से, मेहनत से, लगन से पढ़ते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।